इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की जो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हैं, काफ़ी सारे रिक्रूटर से बात की, काफ़ी सारे उन लोगों से बात की जो कंपनीज में टेक हेड हैं और उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं कैंडिडेट से जो आना चाहिए कैंडिडेट को 2026 में एक टेक रोल में जॉब पाने के लिए। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं टेक मार्केट में, स्पेशली हायरिंग वाले सेक्टर में, क्योंकि कंपनीज को अब वो बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ आके एपीआई बना देंगे या सिर्फ हमारा फ्रंट एंड लिख देंगे। कंपनीज को काफ़ी सारी नई चीज़ें चाहिए जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ इंटरव्यूज की क्लिप्स भी होंगी इस वीडियो में जो आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि एग्जैक्टली रिक्रूटर्स चाहते क्या है, क्या वो मांग रहे हैं। और मैं काफी स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस वीडियो को लेके जाऊंगा। आप नीचे चैप्टर्स देख पा रहे होंगे, आप अगर डायरेक्टली चैप्टर्स पे मूव करना चाहते हो तो आप वहां भी जा सकते हैं। 53% से ज्यादा कंपनीज अपने जॉब रोल्स में अब एआई स्किल्स को मैंडेटरी कर रही है, जो कि पिछले साल तक 29% था, जिसका मतलब यह है कि अब कंपनीज एआई को अडेप्ट कर रही हैं। कंपनीज चाहती है कि अब वो डेवलपर्स आए जो एआई की हेल्प से और बेटर कोड लिख सके। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके कि लीड कोड पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डीए से किस लेवल का मुझे पढ़ना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो क्या सिंपल टू डू एप्लीकेशन या ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से मेरा काम हो जाएगा या मुझे कुछ अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उन पे भी हम इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन आई वांट कि आप इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स बनाएं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट अभी हो रहा है और आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं कि 2026 में 2027 में आप अपनी पहली जॉब, पहली इंटर्नशिप क्रैक कर सके, और उसकी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं, विच इज विस्परफ्लो। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल टूल जो आपकी टाइपिंग को अवॉइड करवाएगा, यानी कि आप सिर्फ बोल के टाइप कर सकते हो और सुनने में लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत बेसिक टूल है, हम तो पहले भी काफी कर सकते थे। जब भी हम सुनते हैं ऐसे टूल के बारे में तो हम ये सोचते हैं कि हमें ईमेल लिखने में मदद करेगा या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने में मदद करेगा, बट दिस इज डिफरेंट। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे क्लॉड यूज कर रहा हूँ इन VS कोड, एंड यहाँ पर मुझे टाइपिंग अवॉइड करके अगर कुछ भी लिखना है या कुछ बोल के लिखना है तो मैं सिंपली यहाँ पर जाके फंक्शन की को प्रेस करूंगा और मैं सिंपली लिखना स्टार्ट कर दूंगा। जो भी मैं कहना चाहता हूं मुझे लिख के दे देगा। इवन जो मैं अभी कह रहा था इसने वो भी फिगर आउट करा एंड वहां पर जाके लिख दिया। ऑल्दो मैं हिंदी में बोल रहा था, मैं कुछ इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देके बताता हूं ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके। So I want to change a main.js file. I'm sorry, I want to change a index.css file. एंड एज यू कैन सी, इसने फिगर आउट करा मैंने क्या बोला और प्रोग्रामिंग वाले कॉन्टेक्स्ट में जाके, यानी प्रोग्रामर्स के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। इसने फिगर आउट करके मुझे बताया कि मैं जो चेंज करना चाहता था सिर्फ इतना ही था, और जो मैंने हटाने वाला पार्ट बोला था उसने ऑटोमेटिकली फिगर आउट करके जो बेकार वाला पार्ट था वो रिमूव कर दिया। इवन कई बार मैं फिलर्स का यूज करता हूँ। I'm not sure about the index.css file. Index.css file is basically something that I want to change, but can we change both files like main.js file and index.cs file as well? एंड एज यू कैन सी, इसने बहुत बेटर तरीके से मेरे वॉइस को फिगर आउट करा एंड बाद में जाके इसने किस तरीके से चीज़ों को चेंज करा। इवन इसने कोई भी फिलर का यूज नहीं किया और प्रोग्रामिंग वाले कॉन्टेक्स्ट को समझ के आउटपुट दिया। दिस इज अ वेरी अमेजिंग टूल, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट एंड राइट नाउ इट इज फ्री। एंड खास बात यह है कि विस्परफ्लो में यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइवेसी मोड को बंद करके रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको ऑन भी कर सकते हैं जिससे कि आपका डेटा प्राइवेट रहेगा। ये ट्रेनिंग के लिए आपके डेटा को यूज नहीं करेगा। साथ में वाइब कोडिंग के लिए यहाँ पे फाइल टैगिंग इन चैट, जो कि कर्सर या विंडसर पे आपकी मदद करेगा, वो ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है, तो आप फाइल्स को भी बहुत इजीली टैग कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग टूल, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। सॉल्यूशंस पे मूव करें उससे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे शिफ्ट हो रहा है। आपको ये समझना है कि यूएस के मार्केट में 73% से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं जो कि अब एआई स्किल्स को मैंडेटरी मांगती हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इससे फायदा क्या होगा, इससे आउटकम क्या निकलेगा? आउटकम ये निकलेगा कि एआई फ्लुएंसी एक ऑप्शनल चीज नहीं है, आपसे हर कंपनी चाहती है और हर कंपनी को ये पता है कि लोग अपने हाथों से कोड नहीं लिखेंगे, दे आर गोइंग टू यूज एआई। यानी कि उनको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए पहले कि किस तरीके से एप्लीकेशन बनता है, क्या बेसिक्स हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन को हम स्केल कर सकते हैं, बट जो काम करने वाला पार्ट है वो एआई से करवाते हैं। एंड दैट इज अ रियलिटी, हम अपनी कंपनी में भी देखते हैं और बहुत सारे रिक्रूटर से बात करने के बाद मुझे ये पता चला है कि जितना ज्यादा एआई का अडॉप्शन हम कर रहे हैं उससे ज्यादा एआई का अडॉप्शन कंपनीज कर रही हैं। एआई कंपनीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। वो नहीं चाहते कि हम हाथ से कोड लिखें, वो बस ये चाहते हैं कि अब एआई को प्रॉम्प्ट दें और एआई से हमें आंसर मिल जाएगा। और बहुत सारी कंपनीज कर्सर को,
कोडेक्स को, इवन क्लॉड को अपना एक मैंडेटरी टूल बना के रखे। आपने काफी सारी न्यूज सुनी होगी ना कि कंपनीज का एआई का बिल इतना ज्यादा आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अपने हाथ से कोड ही नहीं कर रहे। लोग चाहते हैं कि सारा काम हमारे लिए एआई बना के दे दे, और कंपनीज इस चीज को फोर्स कर रही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो एआई की जो कॉस्ट आ रही है वो धीरे धीरे और थोड़ी सी नीचे आने लगेगी। एआई थोड़ा बेटर ट्रेन होगा तो कम टोकन्स को लेते हुए ज्यादा बेटर रिजल्ट जनरेट करके देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिग्रीज अब उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी कई साल पहले तक करती थी। 45% से ज्यादा कंपनीज ने डिग्री वाले सेगमेंट को ही ड्रॉप कर दिया। यानी कि आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपकी डिग्री बीटेक है, बीसी है या बीएससी है, किसी भी डिग्री से आप आते हो, आपको काम करना आना चाहिए। आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा अब मैटर करती हैं। तो अगर आपका कंसर्न ये है कि भैया मैं एक छोटे कॉलेज से हूं, भैया मैं एक छोटे शहर से आता हूं, मेरी डिग्री ऐसी है, मैं बीसीए कर रहा हूं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, नहीं मैटर करेगा भाई। अपने आप से झूठ मत बोलो। आपकी डिग्री अब उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पहले थी। अब आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अब आपको स्किल्स पे बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। एंड एक बार अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझे तो 2020, 2021, 2022 में टेक बूम पे था। कोविड आया था। हर कंपनी को ये पता चला था कि हमको डिजिटली जाना ही पड़ेगा। और जब कंपनीज डिजिटल हो रही थी तो उंको चाहिए थे डेवलपर्स, उनको चाहिए थे ऐसे बंदे जो उनके लिए एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकें, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकें, उनकी सोशल प्रेजेंस को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें। अब हाँ, सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट थिंग, बट सोशल मीडिया के बाद जब बंदा लैंड होगा तो उसके लिए वेबसाइट चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। तो कंपनीज ने मास हायरिंग करी। और कंपनीज का ये मानना था क्योंकि अब टेक बूम पे गया है तो और ऊपर यहां से जाएगा तो हम मास हायरिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपने सुना होगा 2020 में, 2021 में, जिन्हें टेक उतने अच्छे से आता भी नहीं था, लेकिन इंटरव्यूज उन्होंने क्रैक करे और ठीक ठाक पैकेजेस उन्होंने ग्रैब करे थे वहां पे। अब सीन क्या है, जैसे जैसे मार्केट ओपन हुआ, जैसे जैसे एआई वहां पर आया, जैसे जैसे कंपनीज को रियलाइज हुआ कि हमें इतने सारे लोगों की नीड नहीं चाहिए, तो जो लोगों ने तब जॉब ली थी उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है। एंड साथ में जो नए लोग पास आउट हो रहे हैं, जो कॉलेजेस में एंटर कर रहे हैं, जो कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं, उनको भी जॉब चाहिए। तो एप्लीकेशंस पर पोस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया। एज यू कैन सी, पहले एवरेज 2023 तक एक जॉब एप्लीकेशन पे 32 एप्लीकेंट्स जाते थे जॉब्स के लिए अप्लाई करने। कंपनीज के लिए आसान पड़ता था कि लोगों को हायर करना और कम लोगों का इंटरव्यू लेना। अब एक जॉब पोस्टिंग पे लगभग डबल, 56 के आसपास नंबर जा चुका है। ये 25 का डेटा है, 26 में तो और ज्यादा नंबर बढ़ चुका है। यानी कि ऑल इन ऑल बताऊं तो बेरोजगार लोग ज्यादा हैं और जॉब्स कम है मार्केट में। ये रियलिटी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपका कंपटीशन बढ़ चुका है। आपके कंपटीशन में वो लोग भी हैं जिन्हें पहले जॉब मिल गई थी, जिनकी जॉब जा चुकी है, और आपके कंपटीशन में वो लोग भी हैं जो आपके साथ में भी पास आउट हुए हैं। एंड दैट इज अ रियलिटी। फ्रेशर्स की जॉब मार्केट में थोड़ी सी कम है क्योंकि कंपनीज को इजीली एक्सपीरियंस्ड बंदे मिल जा रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड बंदे क्यों मिल जा रहे हैं? क्योंकि पुरानी कंपनीज में उनको या तो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या तो उनको अभी वाली कंपनी में काम करने में उतना मजा नहीं आ रहा, वो स्विच करना चाहते हैं, या कंपनी ने फायर कर दिया। एज यू कैन सी, बहुत सारी कंपनीज फायर कर रही है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं आपको ये नोशन फाइल प्रोवाइड करूंगा तो आप डिटेल में एक बार पढ़ के देखना कि मैंने क्या क्या यहाँ पे डेटा शोकेस किया है। एंड दिस इज डेटा पैक्ड। पहले भी बोल रहा हूं मैं और अभी भी यही बोल रहा हूं कि सारी चीजें आपको रियल डेटा के फॉर्म में ही मिलेंगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हमें कोई आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से कंपनीज में हायरिंग चेंज हो रही है, कंपनीज की डिमांड कैसे चेंज हो रही है, हायरिंग में एक छोटा सा शिफ्ट भी आया है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं और हम कैसे अपने आप को एक हायरेबल कैंडिडेट बना सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो वी हैव दनीश भैया विद अस। ही इज को-फाउंडर एट शेरियंस और अभी भैया बैंगलोर में है। शेरियंस के सारे प्लेसमेंट्स को भैया मैनेज करते हैं। आपने क्या चेंजेस देखे हैं जॉब मार्केट में पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली 2020, 2021 के कंपैरिजन में 2026 में जो हो रहे हैं? किस तरीके से मार्केट चेंज हो रहा है, कंपनीज की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है? थोड़ा उसके बारे में बताइए भैया। हे एवरीवन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताता हूँ, एआई इज वेरी डिमांडिंग। हम सबको पता है, चाहे वो स्टार्टअप हो, और एक्चुअली स्टार्टअप ज्यादा इसे यूज कर रहे हैं, चाहे कोई एक वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी क्यों ना हो। पर ये चीज समझनी जरूरी है, जो हमारा एआई है ना, वो किसी भी एप्लीकेशन का एमवीपी बना तो देगा, बट फिर भी हमें डीबगिंग की जरूरत पड़ती है। अब हम एज अ फ्रेशर क्या सोचते हैं कि हमें एआई अच्छे से आना चाहिए, हम अच्छे से प्रॉम्प्ट देना सीख जाएं और हमारा एमवीपी रेडी हो जाएगा। बट आप ये चीज समझिए कि आपको एआई ने एक बढ़िया सा कोड लिख के दे दिया जिसमें 1000-1500 लाइन है और साथ में एक बहुत ही डिटेल्ड एरर आ रही है। आप उस डिटेल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में मास्टर नहीं करके रखे हैं। चाहे आप एआई एमएल इंजीनियर हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, या फुल स्टैक इंजीनियर हैं, जो भी हैं आप, राइट? अनटिल एंड अनलेस यू डोंट मास्टर द टेक्नोलॉजी, आप वो एरर ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड सेम टू सेम गोस विद द इंटरव्यूज। आप इंटरव्यू में भी आपसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीबगिंग के। तो कुल मिलाकर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज, जो होना तो बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक फ्रेशर का मार्केट अब बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो गया है क्योंकि डिमांड ऑफ जॉब्स इज हाई, बट उसके लाइक कंपैरिजन में जो कैंडिडेट्स है ना, वैसे है नहीं। ठीक है, व्हाट पीपल आर थिंकिंग, बस पढ़ लेते हैं और हो जाएगा काम। बट प्रॉब्लम इज आपको कुछ
अलग ही करना पड़ेगा, लाइक वेरी डिफरेंट। रीजन बीइंग 2 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा भी ना वो भी 25-30 हजार में काम कर ले रहा है आज। सेम टू सेम गोज विद द फ्रेशर एज वेल। तो एक स्टार्टअप जो कम्युनिटी होती है ना, व्हाट दे थिंक बेसिकली कि यार जब 2 साल एक्सपीरियंस बंदा मुझे 25 हजार में मिल रहा है तो मैं फ्रेशर को क्यों ले लूं। सबसे पहला सेगमेंट है डीएसए, और डीएसए पूछने का तरीका पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं आपको एक अपने स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूँ। रिसेंटली हमारे ऑफलाइन बैच का एक स्टूडेंट था एंड ही वॉज वेरी गुड विथ एआई एजेंट्स। लैंग्राफ की हेल्प से काफ़ी बढ़िया एआई एजेंट्स उसने क्रिएट करे थे, प्रोजेक्ट्स बहुत ही शानदार थे, बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ जॉब। प्रॉब्लम बस इतनी थी, वो लीड कोड के मीडियम लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। ईजी लेवल क्वेश्चंस आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लीड कोड पे मीडियम लेवल क्वेश्चंस में उसे परेशानी आ रही थी एंड बहुत दिनों तक वो परेशान हुआ जॉब लेने के लिए एंड इवेंचुअली वो एक मीडियम पैकेज पे लैंड हुआ है। अगर प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी आप देखोगे इट वाज वेरी गुड, बट स्टिल उसने एक मिनिमम पैकेज जो वो डिजर्व करता था उससे कम पैकेज पे सेटल किया। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज डीएसए। और डीएसए का पैटर्न कैसे चेंज हुआ है पहले तो वो समझो। आपने काफी सारे भैया दीदी को पहले देखा होगा, वो लोग बोलते थे पजल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती। कंपनीज में डीबगिंग अब एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। आपको कोड बेस दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ठीक है अब आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है। अब आप अपने डीएसए के स्किल्स का यूज करके उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को ऑप्टिमाइज करते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात। कंपनीज में डीएसए क्यों पूछा जाता है? इट इज देयर टू चेक योर मेंटल एबिलिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। मैथ्स क्यों पूछी जाती थी स्कूल्स में? ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका मेंटल एबिलिटी कैसा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, ये सब टेस्ट करने के लिए होता था। सेम गोज विद डीएसए। काफी हद तक कंपनीज ये चेक करती थी कि आपका दिमाग कितना तेज है, दैट्स इट। लेकिन डीएसए पूछने का तरीका चेंज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब कंपनीज चाहती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या फिर आपके सामने कोड बेस है जो कि बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है, बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है और परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रही है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब कंपनीज देती हैं आपको कोड बेस की, ठीक है ये कोड बेस है। अब इस कोड बेस के अंदर से आपको एक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम दिख रही है वहां पे, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी डीएसए स्किल्स का यूज करना पड़ेगा जो आपने पहले डीएसए सीखा था। आपने बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी, आपने सर्चिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी। आप सर्चिंग एल्गोरिथम्स में भी हर एक की अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसके बेसिस पे आप किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। तो पहले पजल्स पूछे जाते थे स्क्रैच से, अब आपको डीबगिंग पे फोकस किया जाता है, ब्रोकन कोड बेस को ठीक करो। उसके अलावा आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए दिया जाता था एक क्लीन एल्गोरिथम, एक साफ सुथरी एल्गोरिथम दिया, अब इसको ठीक है आप ऑप्टिमाइज करो, कुछ नई मेथड्स का यूज करो, कुछ नए तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश करो। अब क्या है, अब यहाँ पे मल्टी फाइल सॉल्यूशन दिए जाते हैं। मल्टी फाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा कोड बेस आपको दे दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को आपको पहले तो फिगर आउट करना है कि किस फाइल का क्या रोल है, कौन सी फाइल क्या बनाने का काम कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है जिसमें आपने अलग अलग चीजें बनाई। आपने कार्ट के लिए एक अलग फाइल बनाई है जिसको मैनेज करने के लिए आपने अलग से अपना कॉन्टेक्स्ट बनाया होगा, आपने अलग से वहां पे लॉजिक्स लिखे होंगे, उसके लिए आपने अलग से एपीआईज को हैंडल किया होगा उस पर्टिकुलर पेज के लिए। अब आपको उस कोड बेस को पढ़ना है डिटेल में और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना है। यानी कि पहले स्क्रैच से आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा सॉल्व करना होता था, फिगर आउट करना होता था कि अच्छा ये ऐसे होगा। अब आपको दूसरे के कोड बेस को फिगर आउट करना है एंड उसमें आपको गलतियां निकालनी और उसको फिक्स करना है। एंड टाइमिंग और ज्यादा मैटर करती है अब, क्योंकि जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना, पहले था कि जल्दी जल्दी टाइप करो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। अब आपको प्रॉब्लम समझना है, फिगर आउट करना है, सॉल्यूशन बनाना है और जल्दी भी कंप्लीट करना है। तो टाइमिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है वहां पे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको कम से कम 150 से 200 डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इफ यू वांट तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेंगे कि हाउ मच डीएसए इज रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, है ना। मैं टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात कर रहा हूं, जैसे जेप्टो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, क्रेड। ये सारी कंपनीज में डीएसए पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो मैं उनके बेसिस पे अगर आपको चाहिए तो एक वीडियो बना दूंगा डिटेल। एंड यही प्रॉब्लम हमें हमारे पुराने कोडर के बैचेस में आती थी कि स्टूडेंट्स मर्न में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इवन वो सिस्टम डिजाइन, डेवऑप्स, इन सब पे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डीएसए वाला फैक्टर वहां पे उनका छूट जाता था। तो कोडर के स्टूडेंट्स के साथ हमने डीएसए वाले पार्ट को फिक्स करना स्टार्ट किया है कि भाई डे 0 पे आपको डीएसए तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप डेवलपमेंट कर रहे हो सुबह से शाम, बहुत अच्छी बात है, रात में बैठ के डीएसए करो। एंड अगर आपको कोडर के बारे में नहीं पता तो इट इज अ वेरी प्रीमियम बूट कैंप ऑफ शेरिंग कोडिंग स्कूल। इसमें हम कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड कई महीनों तक उनको ट्रेन करते हैं। कई महीनों से मेरा मतलब है 4 महीने। हमने 100 दिन का एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपको इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। ये बैच वो नहीं है जिसमें आपको 0 से 1 बनाया जाता है। अगर आप 1 है तो हम 1 से आपको 100 तक लेके जाते हैं उन 100 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग में। आपका दिन कैसा दिखता है वहां पे? आप सुबह 11 बजे आते हैं और सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक ग्राइंड करते हैं, लोगों के साथ में मिलकर कुछ बिल्ड करते हैं, डीबग करते हैं, फिगर आउट करते हैं, डेवलप करते हैं। देयर विल बी पीपल टू हेल्प यू आउट एंड आप एक ऐसी फोर्स बनते हैं जिसको कुछ
कुछ भी बनवा लो डेवलपमेंट में उसे आता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो वो कर सकता है। एंड दिस इज कोडर बूट कैंप फॉर यू। आप नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एक वेबसाइट पर जाएंगे, दिस इज bootcamp.shalians.com, एंड इस वेबसाइट में आपको कोडर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोडर में इनरोल करना चाहते हैं या इवन एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज की, क्या मैं कोडर में आ भी सकता हूं या नहीं आ सकता, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड हमारे काउंसलर के एंड से आपको कॉल आएगा और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अगर आप कोडर का पार्ट बन सकते हो तो आप ये मान के चलिएगा कि अगले 4 महीने में आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आप 1 से 100 तक पहुंचेंगे विद शेलियंस कोडिंग स्कूल। सिस्टम डिजाइन अब नॉर्मलाइज हो चुका है। पहले सिर्फ सीनियर लेवल डेवलपर से, यानी कि आपको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आपसे पूछा जाता था, लेकिन अब जूनियर लेवल डेवलपर से भी पूछा जा रहा है गुड पैकेजेस पे। मैं बेसिक लेवल पैकेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अच्छे पैकेज पे जाना चाहते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जाता है। पहले तो ये समझो व्हाट एग्जैक्टली सिस्टम डिजाइन। आप पूरे सिस्टम को, यानी कि पूरे एप्लीकेशन को, पूरे वेब पेज को, पूरे वेबसाइट को डिजाइन करते हो, सोचते हो एज अ सीनियर लेवल डेवलपर। क्या काम होते हैं सीनियर डेवलपर के? सिक्योरिटी कैसी चल रही है वो चेक करना, सर्विस वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टेस्ट बनाना और टेस्टिंग के लिए सारी चीजें सेटअप करना। बहुत ज्यादा हीडियस और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला प्रोसेस है। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ये सोच के बनाते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, अब कहीं से भी ये फेल होगा, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे, आपको वहां पे फिगर आउट पहले से ही करके रखना पड़ता है। मान लेते हैं आपके एप्लीकेशन पे 100 यूजर्स है, तो 100 यूजर्स के हिसाब से आप अलग स्केलिंग बनाओगे। आप 1000 यूजर आ गए तो उसके हिसाब से अलग स्केलिंग करोगे। आप किस तरीके से डेवऑप्स का यूज करोगे, किस तरीके से आप डॉकर को इंप्लीमेंट करोगे, क्यूबरनेटिस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप नॉर्मलाइज हो चुके हैं। एंड आपको एज अ सीनियर लेवल डेवलपर ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे सिस्टम्स बिल्ड होते हैं। अब सिस्टम डिजाइन के 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन। मैं थोड़ा सा अगर फिगर आउट करके बताऊं तो हाई लेवल डिजाइन इज समथिंग जिसमें हमने ऊपर से पूरा सिस्टम बना दिया। हमने बता दिया है कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सिक्योरिटी के लिए ये मैं यूज करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल रिएक्ट का एप्लीकेशन है तो सिक्योरिटी के लिए मैं सेंट्री यूज करने वाला हूं, टेस्टिंग के लिए मैं साइप्रस यूज करूंगा या जस्ट यूज करूंगा, एंड डिप्लॉयमेंट के लिए मैं नेटलीफाई कर रहा हूं, रेंडर कर रहा हूं, इवन डिजिटल ओशन कर रहा हूं या AWS पे डायरेक्टली डिप्लॉय कर रहा हूं। ये सारी चीजें मुझे हाई लेवल डिजाइनर के तौर पे सोचनी पड़ती हैं किस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। लो लेवल डिजाइन का मतलब होता है कि जब आपने वहां पे सेंट्री को इंप्लीमेंट करा है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो सेंट्री के अंदर किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट होगी, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फिगर आउट किया जाएगा, लो लेवल पे जाके आप डिटेल में जाके समझते हैं। पहले कंपनीज में होता था कि सीनियर लेवल डेवलपर ने ये सब कुछ फिगर आउट करा, बना के दे दिया। एंड जो लो लेवल के काम होते हैं, लो लेवल के काम मतलब कि अब आपको कोड करना है, अब आपको APIs बिल्ड करनी है, अब आपको UI क्रिएट करने हैं, अब आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं। ये सारी चीजें पहले जूनियर डेवलपर्स कर देते हैं, बट क्योंकि AI का इतना इंटेंसिव यूज हो रहा है, ये सारे काम हम AI से करवा सकते हैं अगर सही प्रॉम्प्ट देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, उसको सही तरीके से बताते हैं। तो अब ये सारे काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि एक डेवलपर ही करेगा। अब पहले कंपनी में होता यह था कि पहले एक सीनियर डेवलपर है, उसके नीचे 4-5 एग्जांपल लेते हैं। एक डेवलपर है अमन, अमन के अंडर में 5 से 6 डेवलपर हैं, जिसमें से एक सीनियर डेवलपर है और उसके अंदर बाकी के डेवलपर्स हैं। अब क्योंकि ये काम हम AI से करवा सकते हैं तो कंपनीज को डेवलपर्स की थोड़ी सी कम नीड होगी। AI का कॉस्ट भरने के लिए वो रेडी है ऑब्वियसली, तो वो जूनियर डेवलपर्स को ये सिस्टम डिजाइन वाले टास्क देती है। ऑल्दो हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपको पहले दिन ये सब नहीं कहा जाता है, आपको जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपको ये दिया जाता है। लेकिन कंपनीज चाहती हैं लीडर्स, कंपनीज चाहती हैं ऐसे बंदे जो कंपनीज में आगे जाके ये सब कुछ कर सके, जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हो, जिनके अंदर ये क्षमता हो कि वो ये करना जानते हैं, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो वो ये कर सकते हैं। तो सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया। मैंने कुछ यहाँ पे डिजाइंस आपको पढ़ने के लिए दिए जो 90% कॉन्सेप्ट आपके कवर कर लेंगे। प्लीज इनको जाके जरूर देखिएगा। आप URL शॉर्टनर का सिस्टम डिजाइन पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप सिस्टम डिजाइन सीखना चाहते हो ना अच्छे से डिटेल में, तो कमेंट में जरूर बताना मुझे बाय द वे। एंड URL शॉर्टनर कैसे बनेगा, इससे आपको हैशिंग का आइडिया लग जाएगा, रीडायरेक्शन कैसे हो रहा है उसका एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, कैशिंग किस तरीके से मैनेज हो रही है उसका आइडिया लग जाएगा, रेडिस यूज करना है कुछ और यूज करना है, एक बेसिक आइडिया आपको एटलीस्ट लग जाएगा। आप रेट लिमिटर बना सकते हैं, बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो सकता है। आप एक चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसका पूरा सिस्टम डिजाइन करके स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप न्यूज फीड जैसे इंस्टाग्राम हो गया या इवन विकिपीडिया हो गया या फिर मीडियम जैसा कोई ब्लॉग एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, जिसमें इतने सारे टेक्स्ट डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो फिगर आउट कर सकते हैं। इवन आप राइड हेलिंग डिस्पैच जैसे उबर हो गया, जैसे रैपिडो हो गया, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब खास बात क्या है ना, हम एप्लीकेशंस ऐसे नहीं बनाते कि मैंने अपने लिए बना लिया एंड दैट्स इट। जब आप ये शोकेस करोगे, जब आप ये प्रेजेंट करोगे, जब आप ये एक्सप्लेन करोगे कि मैंने ये एप्लीकेशन में ये पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि मैंने सेंट्री यूज करा सिक्योरिटी के लिए, सेंट्री क्यों यूज करा, इससे बेनिफिट क्या होगा। सेंट्री में कई बार आप देखते हैं कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई एरर आएगी तो आपके गिटहब पर जाके सीधा इशू क्रिएट हो जाएगा, अगर आपने पहले कभी यूज किया है, या फिर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। आप इनको एक्सप्लेन करेंगे जब अपने इंटरव्यूज में, तब क्रेडिबिलिटी बनेगी, तब ये पता चलेगा कि इस बंदे को सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं आते, सिर्फ एक नॉर्मल डेवलपर
डेवलपर नहीं, एक ओनर बन के, एक प्रोडक्ट मेकर बन के सोचता है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट जार्गन से लेके एटलीस्ट ये सारी चीजें हमें पढ़नी ही पड़ेंगी अगर हमें 2026 में एक ठीक ठाक पैकेज चाहिए तो। एज यू ऑलरेडी नो कि ज्यादातर लोग आजकल चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल, और गूगल पर जाके पूछना कोई क्वेश्चन को और वेबसाइट्स के लिंक में जाके सर्च करना। लोग चैट जीपीटी से सब क्वेश्चन पूछते हैं तो अब चैट जीपीटी वेबसाइट्स में जाके रिसर्च करता है। अब वेबसाइट्स का जो कोड होता है वो ऑब्वियसली आपको HTML फॉर्म में मिलेगा, सारी वेबसाइट्स का स्टैटिक वे में मिल जाएगा। तो अब जब AI उन स्टैटिक वेबसाइट्स के HTML के कोड को रीड करेगा तो उसको कितनी ज्यादा परेशानी होगी, कितने ज्यादा टोकन्स वेस्ट हो जाएंगे। तो अब बहुत सारी वेबसाइट्स में ना AI मार्कडाउन होता है। AI मार्कडाउन में क्या मिल जाता है, इस वेबसाइट के अंदर का सारा कंटेंट आपको AI मार्कडाउन में मिल जाता है। तो कंपनीज अपने बहुत सारी वेबसाइट्स में आप देखेंगे, अगर जाके आप इंस्पेक्ट करेंगे, नेटवर्क टैब पर जाएंगे, नेटवर्क टैब में आप जाके देखेंगे तो AI मार्कडाउन करके आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि इस वेबसाइट में है क्या। और ये हमारे लिए नहीं है, ये है AI के लिए। जब AI उस वेबसाइट को जाके रीड करेगा तो वो टेक्स्ट यानी कि MD फाइल के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो AI को टोकन्स कम खर्च करने पड़ेंगे आपकी वेबसाइट को रीड करने में, और आपकी वेबसाइट के रिजल्ट AI पे ज्यादा बेटर तरीके से देखेंगे। आपने SEO के बारे में सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब AI के लिए भी कंपनीज ऑप्टिमाइज कर रही है। ये चीजें आप कैसे जानोगे, जब आप सिस्टम डिजाइन पढ़ोगे, जब आप एक ओनर की तरह, जब आप एक प्रोडक्ट मेकर की तरह सोचोगे कि मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट स्केल हो, मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, AI पे सर्च रिजल्ट्स अच्छे आए, सर्च इंजन पे सर्च रिजल्ट्स अच्छे आए। इन सारी चीजों को फिगर आउट कैसे करेंगे, जब आप ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब आप इस तरीके की चीजें पढ़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपना माइंडसेट हमेशा हमको ऐसे बना के रखना है कि फॉर एग्जांपल मैं काफका यूज कर रहा हूं तो RabbitMQ क्यों नहीं यूज करूं, मैं रेडिस यूज कर रहा हूं तो कुछ और क्यों नहीं यूज करूं। तो आपको ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही चीजें आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाएंगी। जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जब आपका इवन कोडिंग राउंड के बाद कोई टेक हेड के साथ इंटरव्यू होगा और वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस चीज को क्यों यूज किया है, आप ऑप्टिमाइज करके बताओ मुझे ये। साथ में कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो कंपनीज चाहती है कम से कम कॉस्ट आए, कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहता, आप भी नहीं करना चाहते। तो कॉस्ट को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, कॉस्ट कैसे कम लेके आए, या फिर रिसोर्सेज को कैसे कम से कम यूज केस में बहुत बेटर प्रोडक्ट बनाए, ये सब आपको फिगर आउट करके सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें तो आपसे पूछी जाएंगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखो, अगर कोई कोर्स पे आपको बिलीव है, इवन शेयरेंस पे बिलीव है या कोडर पे बिलीव है, उन कोर्स में एनरोल करो, सीखो। दिन रात आपको देने पड़ेंगे और आपको पूरा अपना माइंडसेट ऐसा लेके जाना पड़ेगा कि मैं अब टेक में ही इन्वॉल्व हो चुका हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, मुझे इसमें ही सब कुछ अच्छे से सीखना है। जब आप ये माइंडसेट बनाओगे तब आप ये चीजें सीखना स्टार्ट करोगे। तीसरा और सबसे बड़ा चेंज जो हायरिंग में आया है, अब कंपनीज चाहती हैं आप AI की हेल्प से अच्छे से कोड लिख सको। मैंने काफी बार पहले भी बोला इस वीडियो में और मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं डेटा के साथ बोल रहा हूं। मेटा ने अक्टूबर 2025 से अपने इंटरव्यूज में, इवन 1 से 2 इंटरव्यूज में जो ऑन साइट इंटरव्यूज होते हैं उसमें AI की हेल्प से कोड करवाने वाला पार्ट इंक्लूड करा है, ताकि ये पता चल सके कि आप AI को कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं। अब वो प्रॉम्प्ट देना ही सिर्फ नहीं होता, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी है। अब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको मल्टीपल सबसेट्स में तोड़ना है, यानी कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए मेरे पास कितने पार्ट्स होंगे, मल्टीपल पार्ट्स होंगे। मुझे उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को मल्टीपल सबसेट्स में तोड़ना है और उन सबसेट्स के अंदर जाके मुझे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जब आपको ये खुद आएगा तभी तो आप AI को प्रॉम्प्ट दे पाओगे ना। आपने खुद ने कई बार AI की हेल्प से एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश की होगी, बट कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं आप फिगर आउट नहीं कर पाते, इवन कोई एरर आ जाती है, आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि कैसे ये काम हो रहा है। कंपनीज चाहती हैं कि आप फास्ट डेवलपमेंट करें, आप खुद अपने हाथ से थोड़ी ना कोड लिखोगे यार। कंपनीज ये चाहती है कि आप AI को एक अच्छा प्रॉम्प्ट दो। आप कैसे अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे? जब आप खुद उस प्रॉब्लम को समझोगे। मैं अगर दीपक को कहूं दीपक मेरे लिए पानी लेके आ जाओ, मुझे खुद नहीं पता पानी कहां मिलता है, तो दीपक को कैसे बोलूंगा कि पानी कहां से लेके आ जाओ? दीपक कहां से लेके आएगा? अगर मैं बोलूंगा कि दीपक ये काम करो, इस रूम से बाहर निकलो, राइट लो, राइट लेने के बाद फिर से राइट लो, गेट के बाहर निकलो, आई एम सिटिंग इन स्टूडियो बाय द वे राइट नाउ, और ऊपर जाओ, ऊपर वाटर कूलर रखा है हमने, नीचे नहीं लगवाया क्योंकि छोड़ो, सब लोग पानी पीते रहेंगे ना पूरे टाइम। तो दीपक ऊपर जाएगा, पानी की बोतल भरेगा और मेरे लिए नीचे लेके आएगा। ये सारी चीजें जब मुझे पता थी कि पानी कहाँ मिलता है, तभी तो मैं दीपक को कन्वे कर पाया मैसेज। यही सारी चीजें आपको भी समझनी पड़ेगी। मेटा ने अपने इंटरव्यूज में ये चीज पुट की है, गूगल ने अपने इंटरव्यूज में ये पुट की है कि आपको कोड करना है AI की हेल्प से, आपका इंटरव्यू है। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि यार कंपनीज ये टेस्ट करना चाहती है कि मैं प्रॉम्प्ट कैसे देता हूं। नहीं सर, कंपनीज ये टेस्ट करना चाहती है कि आप प्रॉब्लम्स को सही से ब्रेक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कंपनीज ये टेस्ट करना चाहती है कि आपके प्रॉम्प्ट कितने प्रिसीजन के साथ जा रहे हैं और क्या आप हेलुसिनेशन, जो AI की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्या आप उनको कैच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। साथ में कंपनीज ये टेस्ट करना चाहती हैं कि आप AI की हेल्प से क्लीन और प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। एंड साथ में कंपनीज ये भी चाहती हैं कि आप अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन कर पाओ। आपने कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक का यूज किया है तो क्यों यूज किया है, आपने डेटाबेस में SQL यूज किया है या NoSQL डेटाबेस यूज किया है, आपने Postgres यूज किया है या MongoDB यूज किया है, क्यों किया है, आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी तैयार करना पड़ेगा कि मैंने इसलिए यूज किया है।
ऑल इन ऑल आपको एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना होगा कि मुझे घर बनाना है और अब घर कैसा बनेगा। मैं ये तो नहीं कर सकता हूं ना यार कि बाथरूम में नहाने में मुझे बहुत मजा आता है तो एक काम करता हूं मैं 2 कमरे बराबर बाथरूम बना देता हूं। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जगह लिमिटेड है हमारे पास, इवन कॉस्ट भी लिमिटेड है। अगर मैंने बाथरूम बहुत बड़ा बना दिया तो मैं डाइनिंग रूम बहुत छोटा बना पाऊंगा। अब डाइनिंग रूम छोटा सा बना हुआ सब लोग बाथरूम में थोड़ी मीटिंग कर सकते हैं, तो डाइनिंग रूम मुझे बड़ा ही बनाना पड़ेगा और बाथरूम मुझे लिमिटेड साइज के अंदर ही बनाना पड़ेगा। ज्यादा लोग नहीं जाना चाहिए एक बाथरूम में, एक बंदा एक टाइम पे बैठेगा ना। तो ये चीजें आप एज आर्किटेक्ट सोचते हो जब आप घर बनाते हो। सेम गोज विद वेबसाइट। और आपके पास वर्कर्स हैं, कौन है आपके वर्कर्स? एआई। उन वर्कर्स से कैसे आप काम करवाते हो आपको सोचना दिमाग से खुद से पड़ेगा, और वर्कर्स आपका काम करके देंगे तो आपको उनको सही गाइडेंस देना पड़ेगा, सही आर्किटेक्चर बना के देना पड़ेगा कि अच्छा इस तरीके से। एंड ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इसको डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मुझे पता है तुम डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड तो कर लोगे लेकिन वो पड़ा रहेगा एक कोने में। वीडियो खत्म हो उससे पहले तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पूरा अच्छे से फिगर आउट करना है, पढ़ना है मैंने क्या क्या लिखा है वहां पे और मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके, आपका दिमाग खुल सके। नॉलेज इज ऑलवेज गुड भाई, कहीं भी कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। अगर आप कंपनीज में जॉब भी कर रहे हो या फिर आप इवन फर्स्ट ईयर में हो, कभी तो जॉब चाहिए, या इवन खुद के प्रोडक्ट्स बनाने, बड़ी कंपनीज में जाना है, गूगल में जाना है, अमेजॉन में जाना है, ये सब चीजें आपके काम आएंगी दोस्तों। तो एक बार इनको जरूर अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, दिस इज सायम जैन भाई, शेरियंस मंथ 3 के स्टूडेंट है, मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि जब मैंने शेरियंस में पढ़ाना शुरू करा था इनिशियली तो देयर वर वेरी फ्यू पीपल जिनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, जिन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा था। तो सायम भाई वाज वन ऑफ दैट। तो सायम भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सार्थक भैया। ऑल राइट। एंड आपकी जर्नी कैसी थी सैम भाई, कि आपने कहाँ से शुरू करा, पहली कंपनी क्या थी, फिर कैसे हॉप्स 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 करके आप जहाँ पर अभी हो वहाँ पे पहुंचे? मैं थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम नागालैंड ओके। एंड मेरी फैमिली थोड़ी बिजनेस ओरिएंटेड है, तो आई एम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड जो एक इंजीनियर बनना है पूरी फैमिली में, एंड उससे ही करने का मौका मिला है। तो 2020 के टाइम में, कोविड के टाइम पे जब मैंने एनरोल किया था कॉलेज पे, तब कोविड लग गया था, तो इतनी पढ़ाई लिखाई हुई नहीं सार्थक भाई। जब तक थर्ड ईयर में आया था तब मैं सुन रहा हूँ किसी की नेटलिंक में जॉब लग गई है, किसी की टीसीएस में जॉब लगी है, किसी के यहाँ पर जॉब लग रही है। और उस समय मुझे मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा था कि अभी अगर मुझे चालू करना होगा एज ए थर्ड ईयर स्टूडेंट, क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए ताकि मैं सीख पाऊँ। तो उन्होंने सीधा बोला था कि शेरियंस ज्वाइन कर लो, वहाँ के जो मेंटर्स है वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे एंड आप अपने आप ही समझ जाओगे कि लाइफ में कौन सी पाथ चूज करनी है। तो मैंने सबसे पहले P7 ज्वाइन किया था, पाइथन का 7th बैच जो शेरियंस चालू किया था, और वो धनेश भैया पढ़ा रहे थे। तो उस समय मुझे कोडिंग के बारे में सी भी नहीं आता था। मैं टेक्निकली savvy था, मुझे पता था कि कौन सा मोबाइल लेना है या फिर कौन सी नई वेबसाइट आई है दुनिया में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बनाना कैसे है उसे, या फिर उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो मैंने चालू किया एज ए पाइथन, क्योंकि मुझे मालूम चला इंडस्ट्री से कि सबसे गोल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, काफ़ी सिंपलिस्टिक है, सिंटेक्स के मामले में सीखने में आसानी रहेगी। तो मैंने वो ज्वाइन किया। फिर मुझे मालूम चला कि धनेश भैया मर्न भी पढ़ाते हैं, और मुझे मर्न में भी थोड़ा एक्साइटमेंट आया पाइथन की। मैंने फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए थे, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि मैं क्रिएटिव इंसान हूँ। तो वो क्रिएटिव साइड को मैं सोचते हुए मर्न ज्वाइन किया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मैं देख सकूं, क्योंकि पाइथन में क्या था कि मैं बना रहा हूँ तो वो पीछे चल रहा है। अगर मैं कुछ फुल स्टैक में बना रहा हूँ वेबसाइट को फोकस करके, तो वो मुझे दिखेगा। तो इसी चीज को रहते हुए मैंने मर्न ज्वाइन किया। एंड धनेश भैया की टीचिंग स्टाइल्स आपने देखा होगा और आपको पता भी होगा कैसी है। तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, एज ए फ्रेंड वो पढ़ाते थे, एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड पढ़ाते थे। तो चालू ही नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट नॉर्मल्स, मतलब उस समय के टाइम पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ही 2 महीने लग गए थे। नॉर्मल H1 टैग को कैसे सेंटर करना है उस पर 3 दिन लगे थे। ये मुझे 21 22 की बात चल रही है ना? 23 की बात चल रही है। 23 की, ओके। 22 to 23 की बात चल रही है। सो उस समय मैंने चालू किया नॉर्मल HTML सीखना, एंड नॉर्मल बॉयलर प्लेट कैसे बनाते हैं एंड उसमें कैसे स्ट्रक्चर लाते हैं, क्योंकि सिमेंटिक लैंग्वेज है तो हमें उसमें स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। उसके बाद डिज़ाइनिंग की बात आई, और उसके बाद फिर वो क्रिएटिव साइड जो मेरी अंदर थी वो चालू हुई, जहाँ पे मैं क्रिएटिव बना। एंड धनेश भैया जो भी चीज़ बताते थे उसमें मैं एक्सपेरिमेंट करना चालू किया कि अगर मैं बॉर्डर को थिक करूँ तो वो कैसा दिख रहा है, अगर मैं उसमें फ्लेक्स लगा दूं तो वो सेंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट लगने लगी मुझे। वैसे ही कंटिन्यूसली हम आगे बढ़े जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि मैं पाइथन से आ रहा था तो मुझे जावास्क्रिप्ट थोड़ा
इतना हार्ड नहीं लगा सीखने में। थोड़ी सिंटेक्स ऊपर नीचे है उसकी, लेकिन मुझे सही लगा करने में। बात आई नोड जेएस की, तो जब मैंने जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लिया एंड डॉम को अच्छे से सीख लिया, तो मुझे फिर मालूम चला कि एक्सप्रेस जेएस जैसी भी कोई चीज़ होती है एंड नोड जेएस जैसी भी चीज़ होती है। तो उस समय धनेश भैया जो भी पढ़ाते थे या फिर मैं जो भी सीख रहा होता था, उससे मैं लाइक रिकर्सिवली लर्न करता था कि आज जो सिखाया है घर पे जाके उसके बेसिस में एक प्रोजेक्ट तो बनाना है, भले वो एक सिंपल गेट राउट क्यों ना हो, मुझे गेट राउट तो खुद से बनाना है। प्रोग्रेसिवली हम लोग CRUD तक पहुंचे, ऑथेंटिकेशन पे आए, डेटाबेस अटैचमेंट पे आए कि लिंक कैसे करना है, MongoDB से चालू किया एंड वो सबको पाइपलाइन बिल्ड करते गया। रिएक्ट पे जब मैं आया तब मालूम चला कि वर्चुअल डॉम क्या होता है। ऐसे ऐसे करते हुए मैं चीज़ें सीखते गया। आपका पोर्टफोलियो, आपका नया रिज्यूमे। और जब मैं बोलता हूँ पोर्टफोलियो, तो लोगों को ये लगता है कि आपको एक एनिमेटेड सा सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है और उसमें बस आप एनिमेशंस लगा दो और अपने टेक स्टैक के बारे में लिख दो। नहीं सर, आपको वहाँ पे अपने पूरे टेक स्टैक से लेके सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में, इवन जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए हैं से लेके वो प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज किया है, ये आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर शोकेस करना है। इवन रिज्यूमे जो आप क्रिएट करते हैं, बहुत सारे रिज्यूमे मैंने रिसेंट टाइम में देखे हैं भाई, उन्होंने प्रोजेक्ट्स की लाइव लिंक वहां पे ऐड ही नहीं किए, मतलब डेमो उन्होंने ऐड ही नहीं करा। मैं प्रोजेक्ट देखना चाहता हूं, मैं प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया वो देखना चाहता हूं, नहीं दिख रहा, सोर्स कोड ऐड कर दिया वहां पे। मैं गिटहब पर जाके क्या रीड करूंगा आपके सोर्स कोड में, और ज्यादातर टाइम वो प्राइवेट होता है तो और समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या किया होगा उसने। तो आपको लाइव डेमो वहां पर अपने रिज्यूमे में मेंशन करना होगा। हम रिज्यूमे पे एक पूरी डिटेल्ड क्लास अगर आपको चाहिए तो वो लगवा लेंगे, एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, मतलब ये भी एक क्लास, ये काफी बड़ी वीडियो हो गई ये भी। तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 73% से ज्यादा हायरिंग मैनेजर्स अब आपके स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो पे रिलाई करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। 84% से ज्यादा एम्प्लॉयर्स को चाहिए आपके लाइव डेमो, प्रोजेक्ट चलते हुए देखने हैं मुझे जो तुमने बनाए हैं। साथ में एक वेल ऑप्टिमाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड गिटहब पे आपका हीट मैप अच्छा दिखना चाहिए, सो दैट ये पता चल सके कि आपने पिछले कुछ टाइम में काम किया है। इससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि बंदा कितना कंसिस्टेंट है एंड बंदे ने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए अभी तक। एंड पोर्टफोलियो में क्या वर्क नहीं करेगा ये याद रखना, आपने सिंपल ट्यूटोरियल्स फॉलो करें, किसी की यूट्यूब वीडियो देख ली, इवन हमारी भी काफी सारी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, आपने उनको देखा, उनको देख के आपने जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा था, जो टीचर पढ़ा रहा था, वही आपने फॉलो करा और साथ साथ में कोड करते गए और वही उठा के आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया। बिल्कुल भी नहीं करना सर, थोड़ा सा आपको वहां पे लगाना है अपना दिमाग। कैसे लगाते हैं दिमाग, सुनो ध्यान से। आपको फॉर एग्जांपल ऊबर प्रोजेक्ट बनाया गया था, सिखाया गया था। अब ऊबर प्रोजेक्ट की जगह मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं उसको ऊबर नाम ही नहीं देता, मैं सबसे पहले तो उसको ऐसा नाम देता जो मेरा प्रोडक्ट है, सो दैट मैं किसी को बता सकूं कि राइड शेयरिंग एप्लीकेशन जो इतने सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है उनमें XYZ प्रॉब्लम है। पहले तो मैं बेसिक राइड शेयरिंग एप्लीकेशन बनाता और फिर फिगर आउट करता क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को अपने एप्लीकेशन में सॉल्व करता। यानी कि मैंने एक बढ़िया फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी बना लिया और मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जो अभी तक शायद किसी ने उतने अच्छे तरीके से नहीं की थी। तो ट्यूटोरियल से सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को ही डायरेक्टली जाके अपने रिज्यूमे में मेंशन करना बहुत गलत है। आपको खुद से कुछ फिगर आउट करके, कुछ सोच के, कुछ दिमाग लगा के, इवन AI का यूज करके आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। बेसिक CRUD एप्लीकेशंस काम नहीं करेंगे, आपको वहां पे AI इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स चाहिए जो LLM की हेल्प से, RAG की हेल्प से लगे, क्योंकि AI की इतनी ज्यादा यूज केस अभी आप देख पा रहे हैं। तो जनरेटिव AI का यूज करो, अपने प्रोजेक्ट में AI इंटीग्रेशन करो, जबरदस्ती का नहीं कि भाई साहब यार मेरे को यार रोज क्या क्या डिश बनानी चाहिए, मैं AI से सजेशन लेता हूं, ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उनको सॉल्व करके अपने रिज्यूमे में मेंशन करो, अपने पोर्टफोलियो में मेंशन करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडमी फाइल ना होना एक बहुत बड़ी गलती होती है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में। तो रीडमी फाइल वहां पे ऐड करना है विद वेरी गुड डायग्राम्स, वेरी गुड टेबल्स, सो दैट आपके प्रोजेक्ट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहां पर मिल सके। क्योंकि काफी बार कंपनीज में AI या ATS स्कोर चेकर आपके रिज्यूमे को चेक करते हैं, तो उनको भी एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में, आपके प्रोजेक्ट्स में एग्जैक्टली है क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोकल कोड, लाइव डेमो अपलोड ना होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर बहुत सारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट वहां पर होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट 3 से 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और पोर्टफोलियो आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस बढ़ा देगा, इसलिए पोर्टफोलियो होना एक डेवलपर के लिए बेसिक नेसेसिटी है। आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज के टाइम पे आपकी हायरिंग को इंप्रूव करेगा वो है कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी बोला था, कंपनीज को सिर्फ वो बंदे नहीं चाहिए जो कि एक बंद कमरे में सिर्फ कोड कर सके। कंपनीज को चाहिए आप क्लाइंट्स के साथ डील कर सको, कंपनीज को चाहिए आप लीडरशिप पोजीशंस में जा सको, आप अपनी टीम के साथ बढ़िया परफॉर्म कर सको, आपकी टीम में एक अच्छा मोटिवेटेड एनवायरनमेंट बन के रहे। इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अभी भी ये सोचते हैं 2026-27 में आप अगर ये सोचते हैं कि इंग्लिश एक ऑप्शनल चीज है, तो बिल्कुल भी नहीं भाई। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे
काम करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैं पिछले कुछ टाइम से कोडर के इंटरव्यूज ले रहा हूँ एंड देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स जो बहुत अच्छे से टेक वाले पार्ट को जानते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सिलेक्टेड जस्ट बिकॉज उनके बात करने के तरीके में एक छोटा सा, आई एम रियली सॉरी टू से, बट एक छोटा सा, इवन कोई बंदा महाराष्ट्र से है तो उसकी बातों में थोड़ा सा मराठी टच आ जाता है, कोई बंदा बिहार साइड से तो उसकी बातों में थोड़ा सा बिहारी टच आ जाता है। टेक वाले पार्ट में दे आर गुड, बट कम्युनिकेशन वाले पार्ट में दे आर लैकिंग। और मैं चाहता हूं, और इवन हर कंपनी चाहती है कि उसके पास वो बंदे आए जो बहुत बढ़िया कम्युनिकेट कर सकें। आपको अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत छोटी चीज, इवन दिस इज अ नॉर्मल कप, बट इस कप को भी इतने बेहतरीन तरीके से शोकेस करेंगे कि ये कप दुनिया का बेस्ट कप है। क्यों? क्योंकि इसमें शेरिंस की ब्रांडिंग है। ये व्हाइट कलर का कप है तो आपका कप गंदा भी नहीं होगा और बिल्कुल साफ दिखेगा। इवन इस कप में आप काफी सारी चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। इवन होल्ड करने पे भी ये मुझे बहुत बढ़िया परफेक्ट ग्रिप देता है। तो दिस इज द बेस्ट कप आई हैव एवर सीन। मैंने बस एक एग्जांपल दिया। देयर आर सो मेनी थिंग्स आपको सीखनी पड़ेंगी, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को, कैसे आप अपने आइडियाज को, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। सुनने में बहुत गंदा लगेगा, बट इंटरव्यूज में आप अपने आप को सेल ही तो कर रहे हो ना टेक्निकली। आप यही तो बता रहे हो ना कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने सार्थक और मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ। दीपक जो है वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो बेकार, मैं अच्छा हूँ। बस तुम समझ, सॉरी दीपक भाई, लेकिन तुम समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तुम्हें इंटरव्यूज में अपने आप को सेल करना है, तुम्हें ये बताना है व्हाई आई एम दी बेस्ट, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, इवन आपको अपने एक्सप्लेनेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी और ये सारी चीजें हमारे कोडर बूट कैंप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए हम काफी सारी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लगाते हैं, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स जो वहां पर आए, जिनकी ऑलरेडी कम्युनिकेशन काफी अच्छी है, उनको और बेटर हम कैसे कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन को और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ताकि जब ये कंपनीज में जाएं तो हमारी नाक न कटाए। जब हम इनको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज दें तब ये बहुत बेटर परफॉर्म कर सके। और हर स्टूडेंट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कम्युनिकेशन, टेक, ये काफी ज्यादा मैटर करती हैं। और मैं जब भी कोई कैंडिडेट को चेक करता हूं, इवन कोडर बूट कैंप के लिए, इवन जब हम शेरियंस में हायरिंग करते हैं, कभी कंपनी में कोई बंदा हायरिंग करता है तो आपका टेक का नॉलेज चेक किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाती है, और आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन, तो आपको नहीं लगता इसको मुझे इंप्रूव करना चाहिए? नए लोगों से बात करो, स्ट्रेंजर से बात करो, कंटिन्यूसली मल्टीपल इंटरव्यूज देने की कोशिश करो, बहुत सारे लोगों से बात करो, मॉक इंटरव्यूज दो। इससे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। इससे आपको ये पता चलेगा मैं गलती कहाँ करता हूँ, मेरे अंदर कमियां क्या है। एक समझदार इंसान हमेशा फिगर आउट करता है और सोचता है कि मेरे अंदर क्या कमियां और मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकता हूँ। और आपको ये समझना पड़ेगा, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। इवन प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप खुद सोचो यार, आप एक कंपनी के एचआर हो और आपके सामने एक ऐसा बंदा आता है जो काम बहुत अच्छे से करता है, उसका कोड वोड भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो बंदा शायद गुटखा खाता है तो उसके दांतों में गुटखा फंसा हुआ है, या फिर उसके बाल बिल्कुल एकदम आड़े टेढ़े जंगली जैसे हैं, या वो नहा के नहीं आया तो बिल्कुल एकदम गंदा और बहुत बेकार दिख रहा है देखने में, या फिर उसने स्किनी जीन्स पहनी हुई है। तो मैं शायद ऐसा एचआर उसको हायर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में ऐसे लोग आए, या मैं क्लाइंट के सामने अपने इस बंदे को प्रेजेंट करूं क्लाइंट के साथ डील करने के लिए, या डील क्रैक करने के लिए, या फिर क्लाइंट के साथ रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। इन सारे फैक्टर्स पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर मैं शॉर्ट इस पूरी वीडियो का आपको समरी दूं, या फिर मैं बताऊं, तो मैंने बताया कि कैसे हायरिंग में चेंजेस आए 2022 के कंपैरिजन में 2026 में, कितनी सारी चीजें बदली हैं। पहले लीड कोड पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, आप फिगर आउट करके सॉल्यूशन बनाओ अपने एंड से, ये सब चेक किया जाता है। सिर्फ टेक्स्ट टेक, आपको रिएक्ट आता, नोड आता, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी चीजें डिटेल में सीखनी पड़ेंगी, इवन प्रोडक्शन तक जाके डिटेल में सीखनी पड़ेंगी। आपको रिज्यूमे सिर्फ नहीं बनाना, आपको अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है, और रिज्यूमो को ऐसा बनाना है कि कंपनी में जाके वो आपकी बात अच्छे से रख सके। एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इवन प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज में किस तरीके से हायरिंग होती है और किन किन चीजों को पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे वो भी मेंशन किया है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे ज्यादा फोकस दिया था। सर्विस बेस्ड कंपनीज में हायरिंग का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने हायरिंग वाले पार्ट पे और कैसे आप जॉब ले सकते हो वाले पार्ट पे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज इस वीडियो को डिटेल में जाके अच्छे से देखना। थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, बट बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप 2026 और 27 में जॉब लेना चाहते हो तो इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे हायरिंग पैटर्न्स चेंज हुए और कैसे आप अपनी लर्निंग्स को इंप्रूव कर सकते हो। एक बहुत पुरानी मेथड है चीजों को सीखने की, विच इज अ टी शेप लर्निंग। टी शेप लर्निंग मतलब
आप बेसिक लेवल पे सब कुछ सीखते हो और किसी एक पार्ट को बहुत डिटेल में जाके सीखते हो। दिस इज द टी शेप लर्निंग, जिसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि मैं मल्टीपल चीजों के बारे में बेसिक में जानूंगा और किसी एक चीज को बहुत डिटेल में जानूंगा। यही आपको इंप्लीमेंट करना है अपनी लर्निंग्स में। एंड साथ में मैंने यहाँ पे कुछ एक्शन प्लान्स भी मेंशन किए हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में कि मैं अब ये सारी चीजें करने वाला हूं। तो इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ना, मैंने सोर्सेज जो थे वो भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो उनको डिटेल में जाके समझना, पढ़ना और जानना कि कैसे मैं एक हायरेबल कैंडिडेट बन सकता हूं इन 2026। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, ध्यान से सुनना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है एंड अगर आपने एंजॉय करा है वीडियो को और आपको सच में कुछ सीखने मिला है, आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट पुट हुआ है और आप सच में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे जाके कॉमेंट कीजिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं एंड आज की तारीख में मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ। नीचे जाके जरूर लिखेगा आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जर्नी टुडे। एंड मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आप देख रहे हैं शेरियन स्कूलिंग स्कूल और मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तो इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, आपके दोस्त की, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।